आज मैं अपने साप्ताहिक सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स ऑन वर्ल्ड लिटरेचर के 9वें एपिसोड को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं 4 किताबों का जिक्र करूंगा, जिसमें 2 फिक्शन है यानी 2 उपन्यास हैं और 2 नॉन फिक्शन किताबें। पहले मैं उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूं। पहला उपन्यास जो है वो एमोनाइट है, जिसे निकोला ग्रिफिथ ने लिखा है। ये 1992 में प्रकाशित हुआ था और ये बहुत चर्चित हुआ था। इसे लाम्बडा लिटरेरी अवार्ड से नवाजा गया था एलजीबीटी फिक्शन की, और इसे जेम्स टिप्ट्री जूनियर अवार्ड से भी नवाजा गया था फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन। ये कहानी है मार्गे टैशन की, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और गवर्नमेंट एजेंसी सेटलमेंट एंड एजुकेशन काउंसिल की एम्प्लॉय। उसे एक प्लेनेट जिसका नाम जीप प्लेनेट है की स्टडी करने के लिए भेजा जाता है। 100 साल पहले जीप को धरती से ही गए लोगों ने बसाया था, यानी कि वहां कॉलोनाइजेशन किया था, लेकिन अब उनका अन्य मानव सभ्यता से कांटेक्ट टूट गया है, क्योंकि वहां पर एक वायरस है जिसने वहां के सारे पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया था। वहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बची थी और उस प्लेनेट का अब धरती से कोई संबंध नहीं स्टेब्लिश हो पा रहा था। इधर फिर उस प्लेनेट पर एक कंपनी रिकोलोनाइजेशन करना चाहती है। कुछ सालों पहले कंपनी ने टेक्निकल और सिक्योरिटी पर्सन्स, जिनको मिरर नाम दिया गया है, को भेजा था, पर उसी वायरस के हमले में वहां सारे पुरुष और कुछ महिलाएं मर गई थी, जिसके कारण प्लेनेट को क्वारंटाइन कर दिया गया था और जो बचे थे उनको प्लेनेट छोड़ने से मना कर दिया। जब मार्गे और उसकी टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि उस प्लेनेट का एक रहस्य भी है। वहां एक नेटिव पॉपुलेशन भी रहती है, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं और जो शायद पुरानी कॉलोनी की वंशज। मार्गे को जीप प्लेनेट पर सिर्फ वहां के नेटिव कल्चर को स्टडी करने मात्र के लिए ही नहीं भेजा गया था, बल्कि उसे वहां के वायरस को खत्म करने के लिए पोटेंशियल वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए भी भेजा गया। वो प्लेनेट की यात्रा करती है, वहां के विभिन्न कल्चर के लोगों के साथ रहती है। जल्दी ही एक घुमंतु समूह द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है। उसमें एक सदस्य ऐसी भी है जो अपने आप को देवी का अवतार मानती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो प्रलय ला सकती। मैगे लगभग मरणासन अवस्था में जब पहुंचने वाली होती है तो वहां से किसी तरह से बच निकलती है। वो एक शांत गांव में जाती है, वहां उसे एक परिवार मिलता है। वो वैक्सीन लगाना अब बंद कर देती है, जिससे उसके शरीर में वायरस प्रवेश कर जाता है और उस वायरस को एक्सेप्ट कर लेती है, ताकि वो ये महसूस कर सके कि प्लेनेट जीपवासी होना कैसा लगता है और कैसे सिर्फ महिलाएं बच्चे पैदा कर लेती। अब वो घुमंतु वाइस वुमेन जैसी बन जाती है। तो बाद में वहां पहुंचती है जहां कंपनी के बचे हुए लोगों और घुमंती नेटिव के बीच लड़ाई होने वाली होती है। वो लड़ाई रोकती है। कंपनी सोचती है कि वैक्सीन का मिशन अब फेल हो गया है। स्पेस स्टेशन को नष्ट कर दिया जाता है, वहां के लोगों को आइसोलेट भी कर दिया जाता है। इस नावल में ग्रिफिथ ने यह भी दिखाया है कि न सिर्फ मार्गे बल्कि कंपनी के लोग भी वहां के कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए अंततः बाध्य हो जाते हैं। ये एक साइंटिफिक नॉवेल है और इसमें की कुछ घटनाएं जो हैं वो काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन इनका ताना बुना साइंटिफिक आधार पर बहुत अच्छी तरह से बुना गया है। दूसरा जो नॉवेल है उसका नाम है द बुक ऑफ एम, जिसे पेंग शेफर्ड ने लिखा है। ये 2018 में ये किताब छपी थी और ये किताब भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कल्पना और साइंटिफिक फिक्शन, साइंस फिक्शन का ये मिश्रण है। भविष्य के आसपास मतलब आसन्न एक वैश्विक खतरा जो है उस के इर्द गिर्द इस नावल को
रचा गया है। ये कहानी कहता है कि कैसे तबाही के बीच सारे खतरे मोल लेकर भी लोग अपने प्यार और अपने प्यारे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी शुरू होती है भारत के किसी बाजार से, जहां अचानक एक आदमी की परछाई गायब हो जाती है। यह फिनोमेना जल्दी ही एक प्लेग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाता है और कहानी जो है अल्टीमेटली जो रची बुनी जाती है वो यूनाइटेड स्टेट की पृष्ठभूमि में बुनी जाती है। जो लोग जिनकी परछाइयां गुम हो गई थी, वे सारे प्रभावित लोग एक नई शक्ति पाते हैं, लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि उन सब की याददाश्त गायब हो जाती है। 2 साल बाद ओरी एंड मैक्स इससे भाग निकलते हैं और जंगल के एक खाली होटल में छुप जाते हैं। उनकी नई जिंदगी ठीक ठाक चलती रहती है, उनके बीच में प्यार प्रगाढ़ होता जाता है, लेकिन अचानक ही एक दिन मैक्स की परछाई भी गुम हो जाती है। मैक्स समझ जाती है कि उसकी जिंदगी अब खतरनाक हो गई है या होने वाली है। वो ओरी से भाग जाती है, पर ओरी इस बात से इनकार करता है कि जब उन्होंने अच्छा समय साथ बिताया है तो खराब समय भी वे साथ बिताएंगे, और वो तय करता है कि वो मैक्स को नहीं छोड़ेगा। वो मैक्स को खोजने निकल पड़ता है, और जब तक कि वो उसको उसकी मेमोरी लॉस से पहले खोजे, वो एक अजनबी दुनिया में प्रवेश कर जाता है जहां पर लोफर लुटेरे हैं, ध्वस्त हुई राजधानियां हैं, हर तरफ लड़ाई मारपीट है, लूटपाट है, और एक ऐसा पंथ है जो शैडोलेस यानी परछाई विहीन लोगों की पूजा करता है। अपनी यात्रा के दौरान ओरी एंड मैक्स इस बात की खोज करते हैं और उससे टकराते रहते हैं। ओरी के लिए प्यार जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद, उम्मीद सपनों को बचाने की लड़ाई है, वहीं मैक्स के लिए उन ताकतों से बचने की लड़ाई है जो इलाज को रोकना चाहते हैं। यहाँ पर शैडोलेस और शैडोफुल लोगों में लड़ाई है। अब मैं यहाँ पर आपको 2 उन किताबों का जिक्र करूंगा जो कि नॉन फिक्शन है, लेकिन बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग किताबें हैं। पहली किताब है द ग्रेट मॉर्टेलिटी। ये नॉन फिक्शन है जैसा कि मैंने बताया, और इसे जॉन केले ने लिखा है। ये जो है वो ग्रेट प्लेग के ऊपर लिखा गया है। जैसे कि सबको पता है कि ग्रेट प्लेग जो है हिस्ट्री का, मानव हिस्ट्री का एक सबसे खतरनाक महामारी साबित हुई थी। इन 40th सेंचुरी में जिसने एशिया और यूरोप में तबाही मचा दी थी। ये आज भी रिसर्चर्स और जनरल रीडर्स के लिए इंटरेस्ट का विषय बना हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ, इसने कितनी तबाही मचाई, इससे खेती का कितना नुकसान हुआ, व्यापार को कितना और किस तरह का नुकसान हुआ, और कितने लोग मारे गए। हालांकि इस ग्रेट प्लेग या प्लेग पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पर वे आंकड़ों पर आधारित है। ये किताब जो है वो 2004 में छपा था। ब्लैक डेथ में 25 मिलियन यूरोपियनों की जान गई थी। लगभग 5 सालों में इसने 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। 5 सालों में, यानी कि 1347 से लेकर के 1351 तक। ये इतिहास पर आधारित किताब है। जब मंगोल्स ने 13वीं शताब्दी में यूरोप को जीत लिया था, तब उन्होंने यानी उनकी राज ने ईस्ट वेस्ट ट्रेड को खोल दिया, जो पहले निष्क्रिय पड़ा हुआ था। जिस सड़क से मार्को पोलो चीन आया था, उसने भी प्लेग को सेंट्रल एशिया में उसकी मान से निकाल कर प्रवेश करा दिया।
केली ने इतिहास को खंगालते समय ये देखा कि प्लेग की महामारी ने चीन, भारत, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को तो प्रभावित किया ही, पर उसकी असली तबाही यूरोप में हुई जब वो 1346 के अंत में क्रीमिया पहुंचा। जब जिनोइस जहाज सिसिली पहुंचा 1347 में और फिर वहां से चूहों के जरिए कंट्री टू कंट्री फैल गया और 5 सालों तक तबाही मचाता रहा। अंत में यह रशिया पहुंचा और वहीं पर जाकर यह खत्म हुआ। रास्ते में इसने फ्लोरेंस की आधी आबादी को खत्म कर दिया, लेकिन बोकासियो आदि उस समय बच गए थे। वही बोकासियो जिसने बाद में डेकामरन उपन्यास लिखा। इसने एविग्नॉन में पेट्रा की लौरा को मारा। पेट्रा जो कवि था उसकी एक प्रेमिका थी और उस पर उसने कविताएं लिखी थी। लौरा को मारा और पोप क्लेमेंट 6 को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। उसी समय वेल्स के कवि ने लिखा कि वह प्लेग यानी कि प्लेग हमारे बीच ऐसे आता है जैसे कि काला धुआं। वह नौजवानों को निर्दयता से मारता है। बिना आकार का वो प्रेत है और जिसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। साइंटिस्ट इस बीमारी को लेकर चकित थे, बल्कि मतलब वो धराशायी हो चुके थे। मेडिकल फैकल्टी, जो पेरिस की यूनिवर्सिटी की मेडिकल फैकल्टी थी, उसने एक मनगढ़ंत बात कही कि ये जो है 3 प्लैनेट्स जो कि कुंभ राशि में हैं, उनके जोड़ से बना है, मतलब उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगों ने इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा और कुछ लोगों ने इसे यहूदियों ज्यूज के लिए ज्यूज को जिम्मेदार ठहराया। और उनका कहना था कि ज्यूज जो गंदगी फैलाते हैं शहर में, उसी से ये प्लेग फैला हुआ है। हालांकि पोप ने इसको कंडम किया और क्योंकि लोग बात कर कह रहे थे कि जहां देखो तहां ज्यूज को मारने लगते थे, उनका कत्ल कर रहे थे और एक तरह से उन लोगों ने ज्यूज के खिलाफ एक अभियान चला रखा था। इस प्लेग ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो क्रिश्चियन हो या ज्यूज। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जो है वो नष्ट होने वाली है। केली ने दिखाया है कि लाशों के ढेर थे। उस समय परिवार के परिवार साफ हो रहे थे। लाशों को दफनाने की जमीन कम पड़ गई थी। लोग बौखलाए हुए, डरे, निराश और विक्षिप्त हो रहे थे। यहां तक इस प्लेग के समाप्त हो जाने के बाद भी लोगों के अंदर से मानसिक आघात कम नहीं हुआ था। ये वही समय था जब चौसर ने 8 साल के थे और जिन्होंने बाद में कैंटरबरी टेल्स लिखा। केली ये भी कहते हैं कि ये ब्लैक डेथ 3 प्लेग की महामारियों में से दूसरा था। पहला 6th सेंचुरी में आया था और जिसे जस्टिनियन प्लेग कहा गया था, और तीसरा 19वीं शताब्दी में एशिया में आया। अब ये बीच का जो था वो दूसरा था। उन्होंने अंत में एक सवाल पूछा कि क्या चौथा भी आएगा, और उसका जवाब वो खुद ही देते हैं कि शायद हाँ, प्लेग दोबारा लौट कर आ सकता है। केली ने इस किताब को बहुत ही सरल और स्टोरी टेलिंग भाषा में लिखा है, यानी कि उसमें कहानीपन बहुत है और इसका अंत एक सुखद भाव देता है पाठकों को कि किस तरह लेबर की शॉर्टेज के बावजूद यूरोप और अधिक प्रोडक्टिव, ज्यादा इन्वेंटिव बनने के लिए बाध्य हो गया था। दुनिया बदली जिस तरह से घनी बारिश के बाद सूरज निकलता है और मौसम सुंदर हो जाता है। चौथी किताब है, ये नॉन फिक्शन है और इसका नाम है द पेल राइडर। इसे लौरा स्पिनी ने लिखा है, जो कि एक साइंस जर्नलिस्ट हैं। ये किताब 2017 में आई थी। इसका जो बैकग्राउंड है वो 1918 से 1920 तक फैले स्पेनिश फ्लू
का है, ये उस पर आधारित किताब है। इस फ्लू ने भी लगभग 33% आबादी को चट कर दिया था, धरती की मतलब 33% आबादी को खत्म कर दिया था। इसने गरीब माइग्रेंट से लेकर किंग ऑफ स्पेन, फ्रेंच काफ्का, महात्मा गांधी, वुड्रो विल्सन को भी इन्फेक्ट कर दिया था। और शायद आप लोगों को पता होगा कि इसी बीमारी के चपेट में आकर निराला की पत्नी और उनके रिश्तेदारों का देहांत हो गया था। हिंदी के महान कवि निराला की पत्नी और उनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी इसी फ्लू के चलते। यह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की दुश्वारियों की तरह आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में खौफ के रूप में बसा हुआ है। लॉरा स्पिने ने अपनी इस किताब में फ्लू की कहानी को कहा है, अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो ट्रेसिंग इट फ्रॉम अलास्का टू ब्राजील, फ्रॉम पर्सिया टू स्पेन एंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू ओडिशा। इसमें यह भी दिखाया गया कि कैसे यह बीमारी उत्पन्न हुई, कैसे इसने मानव जाति को अपनी चपेट में लिया और कैसे इसने महामारी का रूप लेकर दुनिया को एकदम अचल स्थिर कर दिया, फ्रीज कर दिया। लॉरा ने इस किताब में इतिहास में हुई खोजों, वायरोलॉजी, महामारी, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के हवालों से चीजें निकाली हैं और उनको आधार बनाकर इस किताब को लिखा है। लॉरा ने इस तबाही को इस रूप में भी दिखाया है कि जिसने मानवता को दशकों तक बदल कर रख दिया। यही नहीं, 2 विश्व युद्धों के बीच दुनिया की राजनीति, नस्ली संबंध, फैमिली स्ट्रक्चर और मेडिसिन, धर्म और कला साहित्य के अंतर संबंधों को भी इसने बहुत प्रभावित किया। इसमें लोगों के जीवन मृत्यु के आंकड़ों, लिखे गए पत्रों, डायरियों, आत्मकथाओं, जीवनियों, संस्मरणों के आधार पर विवरण इकट्ठे किए गए हैं। लॉरा ने इस किताब में इन विवरणों को न सिर्फ विस्तार से बल्कि जीवंतता से दर्शाया है और उसे एक ताने बाने के तहत बुना है। इस तरह से फ्लू को, 1918 वाले फ्लू को समझने के लिए ये एक ऑथेंटिक किताब है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आज के एपिसोड के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले एपिसोड यानी कि जो 10वां एपिसोड होगा उसमें मैं कुछ और किताबों का जिक्र करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।